हेलो हाय जय शंकर सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे एपिसोड्स देखते हैं और उसको प्यार देने लगे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे एपिसोड्स। जो हमारे साथ शख्सियत आती है मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ, उसको भी आप प्यार दे रहे हैं। तो आज मैं उन हस्ती के घर पे हूँ जो अपना नाम, शहर का नाम, देश का नाम रोशन कर चुके हैं और अब इनसे प्रेरणा लेकर इनके सानिध्य में हजारों लाखों विद्यार्थी जो हैं संगीत के क्षेत्र में अपना एक नया मुकाम बना रहे हैं। जोधपुर नहीं, राजस्थान नहीं, बल्कि बाहर, भारत से भी बाहर, देश विदेश में इनसे शिक्षा लेकर संगीत के क्षेत्र में कई विद्यार्थी अपनी पहचान बना रहे हैं। ये आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ संगीत किसले संस्थान के ओनर सतीश जी बोहरा की। वो गुरु जी हैं, पंडित जी हैं सतीश जी बोहरा। मैं स्वागत करता हूँ, आप सभी उनसे मिलिए, रूबरू होते हैं सतीश जी बोहरा से। वैसे तो सर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, आज आपको हर कोई जानता है, जो पूरा राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में आपको पहचान है, आपकी पहचान है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे जो श्रोता है उनके लिए दे दें तो। नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके इस इंटरव्यू में। मेरा परिचय जो आप पूछ रहे हैं, तो मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और मैं ज़मीन पर ही रहता हूँ, ज़्यादा ऊंचाई पर उठता नहीं हूँ। मेरा पास्ट जो था वो एक खिलाड़ी के रूप में था। मैं फुटबॉल खेला करता था, फुटबॉल नेशनल खेला, मैंने क्रॉस कंट्री जीता, मैं एनसीसी के ABC सर्टिफिकेट मैंने लिए लेवल के। खेल की दुनिया से म्यूज़िक की दुनिया में आने के लिए मुझे मेरे पिताजी ने प्रेरित किया कि भाई अपने संगीत में संगीतकार की बहुत आवश्यकता होती है, तो तू थोड़ा तबला वगैरह सीख। तो वहाँ से मेरे यात्रा जो है खेल की दुनिया से सीधी संगीत की दुनिया में आ जाती है। वहाँ पे आने के बाद में मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी मुलाकात मेरे गुरु उर्मिला जी उपाध्याय जी से होती है और यहाँ से मेरा संगीत का सिलसिला प्रारंभ होता है। मेरा एक सवाल, वैसे मैंने सवालों की अलग लिस्ट बनाई थी, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया तो मेरे मन में उत्सुकता हो गई कि आप फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, एक धावक रह चुके हैं आप, तो उसके बाद संगीत के क्षेत्र में आने का ऐसा क्या कारण रहा कि चलो संगीत का क्षेत्र अपनाते हैं? और फिर चूँकि घर में संगीत का वातावरण था, तो संगीत के वातावरण में कभी भी कोई कार्यक्रम होता था बड़ा, दूरदर्शन पे होना है या रेडियो पे होना है, तो संगीतकार की बड़ी समस्या रहती थी। संगीतकार को बड़ा बुलाने में समस्या आती थी, समय पे नहीं पहुंचते थे और उनके बड़े नखरे होते थे। तो पिताजी ने बोला भाई कि अपन कभी भी अभ्यास करते हैं तो तबला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और तबले के बिना कुछ संगीत में होता नहीं है, तो या तू ऐसा कर बेटा कि तू थोड़ा संगीत को गुरु बना, वहाँ पे जा करके थोड़ा सीख, तो हमारे को भी हेल्प मिलेगी, हमको भी मज़ा आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सिलसिला प्रारंभ हो गया सीखने। और फिर जब आपने ऐसा सीखा कि अब बहुत से लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और वो जो आपसे शिक्षा ले चुके हैं और कई देश विदेश में भी नाम रोशन कर रहे हैं, तो सर जैसे कि आप बहुत से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, गुरु ज्ञान दे रहे हैं संगीत के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि गुरु का भी गुरु होता है, हर एक इंसान ऐसा होता है जिसका गुरु होता है। बिल्कुल, जहाँ से अपन शिक्षा लेते हैं। बिल्कुल होता है, क्योंकि पहले हमारे गुरु माता पिता होते हैं, लेकिन फिर शिक्षा लेने के लिए हम बाहर जाते हैं। तो आपके गुरु कौन रहे जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी आपको? हाँ, मैं इस मामले में बहुत लकी रहा और मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जैसे गुरु सबको मिलने चाहिए। इतने सादा, इतने सरल और कोई उनके मन में कोई लोभ लालच नहीं छात्रों के लिए। तो जब मैं संगीत की विधिवत शिक्षा लेने के लिए, राजस्थान सरकार का एकमात्र कॉलेज है राजस्थान में, और आज़ादी के बाद से आज तक इतना राजस्थान का विस्तार हो गया है, लेकिन फिर भी कॉलेज एक ही है जयपुर के अंदर। वहाँ पे मैंने ये शिक्षा लेने के लिए गया, तो गुरु से मेरा जब पहला संवाद हुआ, तो मैंने जैसे कक्ष में देखा तो गुरु महिला थी, तो मैंने कहा महिला तबला कैसे सिखाएंगे। फिर अंदर से मेरे लिए सवाल आया कि बेटा मेरे में विश्वास हो तो अंदर आना, वरना अंदर आना ही मत। तो मैंने मन में सोचा कि इतनी बड़ी बात अगर ये कह रही हैं तो कुछ ना कुछ इसमें बात है। तो मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद में गुरुजी ने मेरे को पहला लेसन ये दिया कि मेरे से सवाल पूछना मत, मैं कब क्या सिखाऊंगी ये पूछना मत। वो दिन है और आज का दिन है, जो कुछ भी मैं संगीत क्षेत्र में हूँ, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु के सानिध्य में जाने के बाद में, वो सारा का सारा मेरी गुरु उर्मिला उपाध्याय जी
जो कि जयपुर घराना भी बजाती है, बनारस घराना भी बजाती है। उनके गुरु ठाकुर किशन सिंह जी महाराज, उनके गुरु पंडित शांता प्रसाद जी, जो आर डी बर्मन जी के भी गुरु रहे हैं। तो ये एक गुरु परंपरा से मैंने इनका सबका नाम लेना उचित समझा, क्योंकि आपने जब गुरु का बोला तो ये गुरु कहाँ से आ रहे हैं और उनके पीछे भी और कितने गुरु हैं वो मैं समझता हूँ कि आपके पास कुछ समय की सीमा होगी तो मैं सबके नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी पंडित शांता प्रसाद जी बिल्कुल और ठाकुर किशन सिंह जी महाराज जी, और उसके बाद में मेरी गुरु उर्मिला उपाध्याय जी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्ति के बाद में तबला की व्याख्याता के रूप में काम कर रही हैं, सेवाएं बराबर दे रही हैं। और इनके जितने भी शागिर्द हैं वो सारे देश विदेश में सारे मतलब स्थापित कलाकार। तो आप मेरे से बात कर रहे हैं तो भी मैं ये समझता हूँ कि ये सब गुरु का आशीर्वाद है। तो बिल्कुल, हाँ, गुरु का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना मुझे नहीं लगता कि अपन कुछ मंजिल या कोई कुछ पा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ कि हमें किसी मंजिल तक, हमारे मुकाम तक पहुँचने के लिए मुश्किलों के दौर से गुजरना होता है। हाँ, वो हर एक के जीवन में मुश्किलें आती है। तो आपके जीवन में क्या मुश्किलें रही और उसका सामना आपने कैसे किया कि मेरे जीवन में ये मुश्किलें थी और मैंने ऐसे सामना किया? मुश्किलें तो जो आती हैं वो सबसे पहला तो हर एक इंसान के जीवन में अर्थ की रहती है कि अगर पैसा नहीं है तो हम उस कला को कैसे आगे बढ़ाएंगे और उसमें कैसे हम सर्वाइव करेंगे, क्योंकि परिवार को सब कुछ चाहिए। वो सब मुहैया कराने के लिए एक आपको कोई न कोई काम चाहिए। तो शुरू में बहुत स्ट्रगल किया, हमको मंच नहीं मिलता था, हम कहीं जाते थे अगर संगत करते थे तो हमारे को उसका भुगतान नहीं मिलता था। तो ऐसी परिस्थिति में घर से भी विरोध रहता था कि चल तेरे को सीखने के लिए भेजा था तो इसलिए नहीं भेजा कि तू इससे कुछ उपार्जन करे, तू ग्रेजुएट है, तू सब कुछ पढ़ा लिखा है, तो तू कोई और नौकरी ज्वाइन कर, कहीं कुछ कर, संगीत के पीछे क्यों पड़ा है, ये तो अपना शौक क्या है। तो पूरे परिवार में सब संगीत करते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है। तो मेरे लिए ये बड़ा ऐसा मार्ग आ गया कि मैं करूं क्या, इसको छोड़ूं तो खेल छूट गया, तो उस क्षेत्र में मेरा भाग्य नहीं अपना सकता, इसको छोड़ूं तो क्या बाबूगिरी करूं, कौन सा जॉब मैं करूं। तो अर्थ के उपार्जन में मेरे बहुत समस्या आई। तो फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि राजस्थान सरकार छात्रवृत्ति दिया करती है, तो उसको तू सबसे पहले वो दे तो तेरे को थोड़ा शांति मिलेगी। तो मैंने स्कॉलरशिप इंटरव्यू फाइट किया, उसमें मैंने राजस्थान में टॉप किया और राजस्थान सरकार ने मेरे को स्कॉलरशिप दी। तो घर पे भी लगा कि ठीक है अभी पैसा आ रहा है, सही जा रहा है। फिर दूरदर्शन पे मेरे को कार्यक्रम मिलने लगे तो घर पे लगा कि हाँ इसको अर्थ आ रहा है तो ये ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन होने लगा। और इसी सिलसिले में मैं करता करता पूरे राजस्थान में, राजस्थान से बाहर कार्यक्रम करने जाता रहता था, अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ संगत करता था। तो फिर थोड़ा थोड़ा, लेकिन शुरू में बड़ा मेरे को मुश्किलों से गुजरना पड़ा। वैसे मुश्किलों, सही कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही आपने किया और कोशिश की और आज आप लोगों को भी जिता रहे हैं, हारने नहीं देते हैं संगीत। नहीं, सवाल है। तो सर, आज संगीत किसलय को पूरा राजस्थान जानता है। राजस्थान नहीं, मैं ये बात करूंगा कि मैंने सुना है कि विदेश में भी आपके कुछ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हैं, हाँ, जो अपना नाम, अपने भारत, जोधपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो संगीत किसलय को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या था, क्योंकि आप अभी गवर्नमेंट जॉब के पद पर हैं, हाँ। तो फिर संगीत किसलय को शुरू करने का उद्देश्य क्या रहा? शुरू में जब हम लोग कार्यक्रम करते थे तो शास्त्रीय संगीत को सुनने वाले और शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहित करने वाले और उसको उनके हिसाब से उनको प्रोत्साहन से कुछ राशि देने वाले ऐसे संगठन बहुत कम थे। तो समस्या ये होती थी कि हम 8-10 घंटा रियाज कर रहे हैं, उसके बाद में हमको कोई प्रोग्राम नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें ऐसा कि हमको भी प्रोग्राम मिले और हमको पहचान मिले। तो मेरे मित्र ने और मैंने दोनों ने मिलकर तय किया कि अपन एक ऐसी संस्था गठित करते हैं जिसमें हर रविवार को अपन कार्यक्रम करते हैं। तो 90 में हमने ये संस्था प्रारंभ की और हर रविवार को हम कार्यक्रम करते थे काबरा स्कूल में, आउटर बी रोड पर। शाम को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते थे। उसमें जोधपुर शहर के हर कलाकार को वहाँ पर मंच देते थे।
तो उसका हमको फ़ायदा ये मिला कि हमारी पहचान होने लग गई, क्योंकि संडे को भी हमारा अखबार में नाम आ जाता था हाँ। और मंडे को भी आ जाता था। हाँ, प्रिंट मीडिया को मैं इसमें बहुत साधुवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया कि हमारा कोई लेटर पैड नहीं था, कोई सील नहीं थी, लेकिन प्रिंट मीडिया ने ये बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आप सादा पेपर में भी न्यूज़ लिख के लाओगे, हम छाप देंगे। तो हम कट टू कट लिख के लेके जाते थे, तो वो बोलते नहीं आप तो 10 पेज लिख के ले आओ, तो हम हमारे हिसाब से उसमें से कंटेंट निकाल के छाप देंगे। तो प्रिंट मीडिया ने हमारा इतना साथ दिया कि पूरा जोधपुर, पूरा राजस्थान जाने लगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मेन उद्देश्य ये था कि मंच कलाकारों को देना, उभरती हुई प्रतिभाओं को मंच देना और हमारी भी पहचान बनाना। तो इस सिलसिले को बढ़ाते बढ़ाते आगे गए तो फिर ये क्लास के स्वरूप में आ गया। ये बहुत ये मैं तो खुद अपना नसीब समझता हूँ कि आज आपसे बात करने का मौका मिला है वैसे। और एक मेरा सवाल ये मन में ये है कि संगीत अपने जीवन में कितना महत्व रखता है? आपको क्या लगता है कि संगीत अपने जीवन में होना ज़रूरी है? संगीत होना ज़रूरी नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर आपको, संगीत है। संगीत मैं जहाँ तक समझता हूँ विश्व के हर प्राणी के अंदर संगीत है, हर प्राणी के अंदर, चाहे मानव जाति है, चाहे जीव जंतु है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पृथ्वी स्वयं है, सभी में संगीत है, संगीत का महत्व है। कोई गा पा रहा है तो गा के आनंद ले रहा है, कोई गा नहीं पा रहा है तो सुन कर के आनंद ले रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है तो वैसे ही नाच करके आनंद ले रहा है। तो मेरे ख्याल से संसार में संगीत सभी में है, और जिसमें संगीत नहीं है अगर और संगीत की फीलिंग नहीं है तो मैं कहूँगा, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा जो एबनॉर्मल जिनको डॉक्टर बोल देते हैं कि ये एबनॉर्मल, उनमें भी संगीत है। संगीत अगर कुछ भी उनको सुनाई देता है तो वो अपने शरीर को कैसे भी करके उसमें झूम जाते हैं, जबकि उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। लेकिन संगीत ऐसी चीज़ है कि वो जैसे ही उनके कानों पड़ती तो ये कहना तो महत्व उसका कितना है ये तो अनुमान लगाना ही बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि संगीत तो सभी में है सर। बिल्कुल। वैसे मैंने देखा भी है कि एबनॉर्मल जिनको डॉक्टर घोषित कर देते हैं, अपन को लगता है कि एबनॉर्मल है, लेकिन वो भी इतना अच्छा गा लेते हैं, इतना अच्छा बजा लेते हैं। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स कुछ करवाते हैं तो उसमें देखा है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल है। मेरा एक बच्चा यहाँ पर आता था, उसको एबनॉर्मल तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल है, फर्स्ट क्लास, लेकिन उसकी बच्चे की बचपन से आंखें नहीं। अच्छा। अस्मित व्यास करके है, आज वो इंडिया का टॉप लेजेंड सिंगर है क्लासिकल का, और इस कक्ष के अंदर मेरे पास गोदी में बैठ के वो सीखता था। और वो जैसे ही आता था तो मेरे दोनों हाथ पकड़ के तबले के ऊपर अपने हाथ रख लेता था और मेरे से बजवाता था। जितने क्लास चलती थी तो मैं उसके मुलायम हाथों को तबले के ऊपर ऐसे बजाता रहता था, अलग अलग ताले। और वो बच्चा जैसे क्लास ख़त्म होती थी तो वो अपना माँ का गोदी ढूंढ के माँ के पास चला जाता था। फिर उसके पिताजी का कलकत्ता में ट्रांसफ़र हो गया। आजकल वो जो कलकत्ता में हमारे चटर्जी साहब हैं, जो चक्रवर्ती जी, अजय चक्रवर्ती जी, जो पद्मश्री भी हैं और इंडिया के लीजेंड सिंगर में आ गए, उनसे वो भी शिक्षा ले रहा है। और उनसे शिक्षा लेने के लिए उनके शागिर्दों से गुजर के जाना पड़ता है, और अब वो डायरेक्ट उनसे शिक्षा ले रहा है। बस वही है कि आप में एक जुनून और एक पैशन होना चाहिए। भले आपको दुनिया कुछ भी कहती हो, लेकिन आपको पैशन होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें आपके बहुत विरोध होगा। बिल्कुल, उसको भूल जाओ, छो करते विरोध। अगर आप चोरी कर रहे हैं, आप कुछ गलत बोल रहे हैं, उसके लिए अगर कोई टोकता है तो ज़रूर आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए अपने जीवन को सुधारने के लिए कि यार ये मेरे को ऐसा कह रहा है तो मेरे में कुछ कमी है। लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप पर्यावरण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको छोड़े नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, वो आपको खुशी देता है, वो करना चाहिए। तो बेसिकली आप जयपुर घराने से बिलोंग करते हैं। जयपुर और बोहरा घराना अलग, एक वहाँ जयपुर में 2 घराने मैंने सुने हैं ऐसे, जयपुर और बोहरा घराना, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। जी हाँ। तो जयपुर घराने का जो संगीत है वो कितना अलग है यहाँ से, या उसमें ऐसी क्या खास बात है जो उसको अलग बनाती है जयपुर घराने के संगीत को? घराने के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। घराना कैसे बनता है? पीढ़ी दर पीढ़ी एक सिलसिला चला आता है, और उस सिलसिले को फॉलो जब
उनके शागिर्द करते हैं और उसी अनुरूप गायन वादन या नृत्य करते हैं तो वो घराना कहलाता है। और उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे जयपुर में कथक घराना जो है वो जयपुर का है, गायन घराना भी है, तबले का भी जयपुर का घराना है। तो उनकी एक विशेषता है, उनकी एक शैली है। जैसे बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि तबला जो फिल्मी के साथ बजता है, गज़ल के साथ बजता है या कोई गाने के साथ बजता है, वही तबला है। वास्तव में वो तबले का सबसे आखिरी हिस्सा है। तबला जो आप संगत सुनते हैं कोई गाने के साथ, वो सबसे आखिरी हिस्सा है, सबसे छोटा हिस्सा है। उसके पहले बहुत लंबा चौड़ा उसका सिस्टम है और बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं आप देखोगे तो उसमें कायदा, टुकड़ा, रेला, परणे, ये सब चीज़ें उसमें आती है, तिहाइयाँ वगैरह, बहुत सारे तबले के बोल बताऊँगा मैं आपको। तो घराना जब बनता है तो उसका एक पूरा इतिहास बनता है, उसका पूरी पुस्तक लिखी जाती है और उसी को आगे फॉलो करते जाते हैं लोग, और उसमें कुछ भी नया बनाएंगे तो उसी स्टाइल से बनाएंगे, तो वो घराने की पहचान होती है। और ऐसे नहीं कि अगर मान लो कुछ लोग हैं जो फिल्मी गाना गा रहे हैं वो घराना नहीं हो सकता। ये तो ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने साझा की और लोगों के साथ जिन जो घराने के बारे में ऐसे नहीं जानते हैं उनको भी मिलेगी जानकारी, सो उसके लिए शुक्रिया। तो सर जैसे बदलते दौर में हर कोई बदलना चाहता है, इस दौर के साथ साथ के वक्त बदल रहा है, हम भी बदलते हैं साथ में। और आपने बचपन से अब तक क्या बदलता देखा है संगीत के क्षेत्र में कि इतना कुछ बदल चुका है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी संगीत की रचना बनती है, जिसका निर्माण होता है और जो उसका निर्माता है, संगीत निर्देशक जो है, चाहे वो नृत्य का करे, चाहे वो गायन का करे, चाहे वो वादन का करे, वो रचना उस समय तक उसका कोई नाम नहीं होता है। तो हमारे संगीत में उसको बोलते हैं सुगम संगीत, जिसका कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं, सुगम संगीत है, इन्होंने बनाया है आसान से। लेकिन जैसे ही वो किसी एल्बम में आ जाता है तो उस एल्बम का नाम लग जाता है, जैसे ही वो किसी फिल्म में आ जाता है तो उस फिल्म का नाम लग जाता है। वास्तव में अभी जो हो रहा है तो रचनाएं तो हो रही है बॉम्बे में, रचनाएं तो हो रही है कलकत्ता में, रचनाएं तो हो रही है महाराष्ट्र में, बड़े बड़े शहरों में, मद्रास में। वो रचनाएं जब हमारे सामने आती है फिल्म के रूप में या एल्बम के रूप में, तो फिर वो रचनाएं तो उनकी रहती है, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। पहले हमारे दौर में ये था कि हम सबको सुन के उसका आनंद लेते थे, उसको भी गाने का हम रखते थे, लेकिन हमारी रचना भी हम बनाया करते थे। पहले ये सिस्टम था और वो रचनाएं इसलिए बनाया करते थे क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो पे, दूरदर्शन पे जब हम जाते हैं तो किसी की गाई हुई रचना को हम वहाँ नहीं गा सकते, किसी का नृत्य किया हुआ वहाँ पे नहीं कर सकते, वहाँ पे ये बंदिश है। तो फिल्मी वो बोलते हैं फिल्मी तो हम रिकॉर्ड चला देंगे। हाँ। तो आपको जब हमने बुकिंग दी है तो आप क्या करते हैं, कैसा भजन गाते हैं? तो भजन कौन सा? अनूप जलोटा का नहीं गा सकते, हरिओम शरण जी का नहीं गा सकते, खुद का करो। भले ही वो उनके गाया हुआ है मीरा जी का भजन, लेकिन आपको अपने अंदाज से करना है। जैसे एक छोटा सा भजन है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, हाँ। अनूप जलोटा जी का बहुत फेमस है। अब कोई बच्चे रेडियो पे मेरे पास हो जाते हैं तो बोले सर मेरे को ये भजन याद है, मैंने कहा ऐसे गाएगा तो गाना नहीं देंगे, क्योंकि ये तो अनूप जलोटा जी का है, तो कैसे गाए? तेरे को यही गाना है क्या? हाँ मेरे को यही गाना, तो चेंज कर दे कि कैसे, तेजिए मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। ये दादरा में हो गया, उन्होंने केरवा में गाया, उन्होंने अलग राग में गाया, अपन ने अलग राग में गाया, गाते रेडियो पे, क्योंकि ये भजन तो उनका लिखा हुआ नहीं है। हाँ। लिखा हुआ होता तो फिर परमिशन लेनी पड़ती, तो भजन तो शुरू हाँ, रेडियो पे चलाने के लिए तो हमारा खुद का रचना। आज के दौर में जो आपने पूछा कि क्या फ़र्क है, तो आज के दौर में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जो काम हो रहा है, जो रचनाएं बन रही हैं, वो बड़े शहरों में, मुंबई वगैरह में बन रही है, एल्बम जो भी बन रहे हैं वो वहाँ बन रहे हैं, लेकिन छोटे शहर में उनको फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी गाना चाहते हैं तो उसी के ऊपर जोड़ के गा लेते हैं भजन, कुछ भी गाना चाहते हैं तो उनका गा लेते हैं, लेकिन खुद का कुछ नहीं गाते हैं। तो खुद का कुछ नहीं गाते तो वो रेडियो पे नहीं जा सकते हैं, खुद का कुछ नहीं गाते तो वो टीवी पे नहीं जा सकते हैं, और चैनल्स वाले उनको बुलाते नहीं हैं, क्योंकि वो तो वहाँ पर लीजेंड लोग पहले से बैठे हुए हैं।
और उनका ही आप गा के वहाँ पर गाओगे तो बुलाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फर्क मेरे को अब ये लगता है कि रचनाएं होना बंद हो गई, संगीत निर्देशन होना बंद हो गया है। सिर्फ महानगरों में जहाँ पर चलचित्र वगैरह पिक्चरों का काम हो रहा वहीं पर हो रहा है। अब हमारे जोधपुर के अंदर बहुत जीरो हो रहा है, क्योंकि वो रचना करके सुनाएगा तो सुनेगा नहीं कोई, सुनने वाला भी चाहिए। लेकिन हमारी इस क्लास के अंदर रचनाएं होती है, हमारी जिद है कि हमारा बच्चा हमारा ही कंपोजिशन गाए, बच्चा खुद अपना कंपोजिशन करके गाए, खुद की पहचान बनाए कि खुद क्या गाता है। हम गुलाम अली जी बहुत अच्छा गाते हैं, मेहंदी हसन जी बहुत अच्छा गाते हैं, लता जी बहुत अच्छा गाती हैं, सब कुछ अच्छा है। तो उन्होंने जो किया वो उनका सत्य है और उन्होंने उसका आनंद लिया। अब हम भी उसको सुन करके आनंद लेते हैं, लेकिन हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी जमाने में आए हैं। हाँ। हमारे पास भी वैसा का वैसा स्वरूप है, आंखें है, हाथ है, टांग है, सोचने के लिए दिमाग है, हम भी कुछ हमारा बनाए। तो आज जो है सिर्फ महानगरों में कंपोजिशन हो रहा है, लेकिन छोटे नगरों में कंपोजिशन नहीं हो रहा है, वही पुराना गाया जा रहा है। तो ये आपने ये दौर बदलता देखा है संगीत में? हाँ, बदलते नहीं देखा, रटते देखा है। पहले तो बदलते थे, खुद ही अपना बनाते थे, खुद ही रचनाएं बनाते थे, घराने बढ़ते जाते थे, घराने भी बढ़ने बंद हो गए हैं। घरानों में भी अब कहते हैं हम इसको बढ़ाए आगे तो कोई हमारा, अब तो जो फिल्मों में आ रहा है वही आपको गाते बजाते दिख जाते हैं लोग। तो सर जैसे कि अभी एक हमारे फिल्मी कलाकार ने जब से सुसाइड किया है, मैं नाम तो सबको पता ही है उनका नाम लेना, तो उसके बाद एक डिप्रेशन वाला विषय जो है, सब्जेक्ट जो है सबके मन में है कि डिप्रेशन, ये वो डिप्रेशन, तनाव रहने लगा है, क्यों रहने लगा है। तो कहीं ना कहीं एक संगीत जो है एक महत्व रखता है। अगर अपन संगीत सुनते हैं तो थोड़ा हमारा मन जो है तो शांत रह जाता है, शांत हो जाता है। कि डिप्रेशन में है, तनाव में है, आप संगीत सुनिए, आप शांत हो जाएंगे, मन शांत होगा। तो आपको क्या लगता है कि संगीत कितना काम करता है अपने डिप्रेशन को, तनाव को थोड़ा रिलीफ, राहत देने के लिए, और किस तरीके से कोई राग है जो हमारे डिप्रेशन, तनाव को कम कर सकती है? सारे रागों में इतनी क्षमता है। नौशाद साहब ने एक शब्द का प्रयोग किया था, उनका मैंने नेशनल चैनल पर इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने एक बहुत ही विचित्र बात कर दी। उन्होंने इंटरव्यू में पूछने वाले को ये कहा कि जिस ज़माने में भारत में संगीत से चिकित्सा हुआ करती थी, उस ज़माने में अमेरिकन लोग घास खाते थे, यानी कि वो सभ्यता ही नहीं थी वहाँ पर, आदिवासी तरीके से रहते थे वो लोग। उनको ये नहीं मालूम था कि हमको खाना क्या है, पहनना क्या है। उस ज़माने में हमारे देश में संगीत से चिकित्सा होती थी। तो संगीत स्वास्थ्य के लिए, संगीत हमारे मेडिटेशन, हमारा ध्यान एकाग्रचित करने के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और हर राग आप गाएंगे, हर प्रहर की राग है, मॉर्निंग में भैरव है, तो रात को दरबारी है, तो शाम को यमन है, तो हर अलग अलग समय की रागें हैं। उस समय में उसको गाएं, नहीं तो गाना नहीं आता तो सुने, उसका आनंद लें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैं मेरा एक अनुभव बताता हूँ आपको कि मेरे एक बार इतना हेडेक हो रहा था कि मेरे को कुछ पसंद नहीं आ रहा था कि कोई मेरे से बात भी करे। अचानक से फ़ोन आ गया कि कार्यक्रम में चलना है, तो मेरा मन था कि मना कर दे। फिर मैंने कहा चलो, तो हम लोग चले गए, गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी चल रही है, तो सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं, सितार वाला भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है। बोले यार आप ये बात नहीं कर रहे आज, मैं ऐसा आँख बंद करके सो रहा था। तो बोले यार मूड नहीं हुआ आज। तो प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम में बैठे, मैंने कहा आज कैसे हो गया प्रोग्राम। मैं अकेला ही रिदम पे था, सितार था, गायक था, मैं अकेला रिदम पे था। ऑडियंस आके बैठ गई, आँखें नहीं खुल रही, इतना दर्द था। जैसे ही वो सितार बजा, जैसे ही कलाकार ने आलाप लिया और भजन गाना शुरू किया, मेरे को याद ही नहीं कि मेरा सर दर्द कब शुरू हुआ था और कब बंद हुआ। यह संगीत का मैं खुद ने अनुभव किया है। मेरे को पूरी रात पता नहीं चला कि मेरा सर दर्द था, मैं इस कार्यक्रम में आना नहीं था, वो ठीक किस टाइम हुआ, वो पल का भी मेरे को पता नहीं। तो इतनी पावर है संगीत। हाँ, तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा, अगर आप तनाव में हैं, डिप्रेशन या कोई बात आपको ऐसे मन में खाया जा रही है, आपको कुछ करने का मन नहीं है, हेडेक होता है, तो आप संगीत सुनिए, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है उससे सुनिए, आप संगीत गुनगुनाइए, अपना पसंदीदा सॉन्ग जो है वो आप गाने लग जाइए, कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास है वो आप बजाइए। लेकिन एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये नहीं बचता कि अपन सुसाइड कर लें, क्योंकि सबका सोचना होता है हमें भी। तो लास्ट ऑप्शन है कि आप संगीत सुने, महसूस करें और उसका भरपूर आनंद लें। बिल्कुल, ये आपकी बात से मेरे को एक बात आई, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ।
इस वारदात के समय में मैं किसी ने कहा कि उस समय कोई मित्र होता तो ठीक रहता, और मेरे को लगता है कि संगीत से बड़ा कोई मित्र नहीं है। अगर आपके पास संगीत है, कमला हसन का मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था, तो वो जब बहुत परेशान हो जाता था, थक जाता था बुरी तरह से रिकॉर्डिंग से, और उसको मेंटल टेंशन हो जाती थी, तो वो क्या करता था कि कैसेट चला करके भरतनाट्यम करने लगता। उसका बिल्कुल इंटरव्यू आया था और उसने दिखाया अपने रूम का वीडियो बना हुआ, कमला हसन ने भरतनाट्यम कर रहा है। तो वो कहता है मैं जब भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था तो मैं भरतनाट्यम करने लग जाता था। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े स्टार जो है वो भी जब ऐसा लगता है उनको कि कुछ परेशान हो गया तो वो संगीत में चले जाते हैं और संगीत का आनंद लेते हैं। संगीत से बड़ा कोई मित्र है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो आपके कोई मित्र नहीं है तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं अकेला हूँ। आपके पास फ़ोन है, टीवी है, रेडियो है, आप चलाएं, गाने सुने, और सबसे ज़रूरी बात संगीत ज़रूरी है। वाह। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जब हमारी मर्ज़ी का नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले की मर्ज़ी का होता है, और ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। तो एक वैसे आपसे बात करने का आज बहुत मन है, आपसे ढेर सारी बातें करें, लेकिन शो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, हमारे सीमित सवाल होते हैं। तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये करता हूँ कि आजकल हर परिवार की इच्छा होती है कि हमारा जो लड़का या लड़की है, हमारा घर का जो बेटा बेटी, वो एक सरकारी नौकरी पाले तो हम उसमें खुश हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी उनको लगता है कि चलो एक सेटल हो जाएगा। लेकिन किसी के मन में कहीं यही रहता है कि नहीं, मुझे संगीत के क्षेत्र में पहचान बनानी है। अब उनको दोनों का मन रखना है, खुद का भी रखना है और परिवार वालों का भी। तो वो संगीत के क्षेत्र में सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं? क्या ऐसा है कुछ? बिल्कुल है। इसमें संगीत में आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो डायरेक्ट सर्विस है, इंटरव्यू होते, और प्राइवेट एजुकेशन में प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत है, सरकारी में भी इसके डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं। पहले तो सीधा ही सर्टिफिकेट देख के ही लगा देते थे कि भाई इसके डिप्लोमा किया हुआ है तो इसको नौकरी लगा दो। जैसे मैंने 6 साल का डिप्लोमा नियमित किया था जोधपुर में, यहाँ पर मैं महिला कॉलेज में मैंने मेरी एप्लीकेशन रखी, तो वहाँ पे मेरे को एक बात सुनने में आई कि हमारे को तो कोई मिल ही नहीं रहा है जिसने ये किया हुआ है, हम तो कई सालों से ढूंढ रहे हैं, तो आप तो ज्वाइन कर लो आज ही। उसके बाद में यहाँ पे कई प्राइवेट स्कूलों में जो जॉब करते थे लड़के, वो मेरे से मिलते थे कि सर आप कहाँ से डिग्री डिप्लोमा लाए, हम भी गवर्नमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये साधन है इसके, तो मैंने उनको बताया यहाँ पे ऐसा एग्ज़ाम होता है, आप दीजिए। डिप्लोमा भी होते हैं, बॉम्बे से भी होते हैं, लखनऊ से भी होते हैं, चंडीगढ़ से भी होते हैं, उनके सेंटर हर शहरों में होते हैं, आप वहाँ से कीजिए, और वो करने के बाद में आप कहीं पर भी जॉब इससे लग जाती है, सरकार में भी लग जाती है, और बाकायदा सरकार में वो मान्य डॉक्यूमेंट है, केंद्रीय विद्यालय में भी लग जाती है, और राजस्थान सरकार के स्कूलों में भी लग जाती है। और मेरे द्वारा शिक्षित जो स्टूडेंट हैं वो अभी फर्स्ट ग्रेड टीचर, मेरे 3 स्टूडेंट संगीत में लगे हैं 2 साल में, और एक लेक्चरर लगा है कॉलेज के अंदर। ऐसे तो सिलसिला चलता रहता है। और काफ़ी बच्चे हैं जो प्राइवेट में लगे हुए हैं। तो संगीत से आप डिप्लोमा करके, संगीत में आप MA करके आप डायरेक्ट सर्विस लग सकती है आपकी इसके अंदर। सरकारी, बिल्कुल सरकारी नौकरी लग सकती है। अगर आपको खुद का भी मन रखना है, घर वालों का मन रखना है, तो जो सर ने बताया अब आप उसे जारी रखें, तो आप सरकारी नौकरी भी पालेंगे और म्यूज़िक के क्षेत्र में भी बिल्कुल नाम कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और आप अरे हमारे मेहमान बने। तो एक सवाल मैं ये करता हूँ कि चाय विद आदित्य में आके आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी आप युवा हैं और आपकी इतनी अच्छी सोच है, और आप इस तरीके से इंटरव्यू करते हैं और उस इंटरव्यू का हिस्सा मुझे भी बनाया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे इनविटेशन दिया आपके साथ चाय पीने का और मेरे पुराने स्मरणों को सबके सामने रखने का। तो मैं तो आज आपसे मिलके बहुत बहुत खुश हुआ हूँ, और मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि आप इसी प्रकार से हंसते हुए और इन लोगों का इंटरव्यू लें और लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचाएँ। और मेरा आशीर्वाद मैं आपको दे सकता हूँ। बस वो आशीर्वाद आपका बना रहे तो फिर कोई रोक ही नहीं पाएगा। जो श्रोता आपके देख रहे हैं, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।